राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक दिवसीय अयोध्या के दौरे पर हैं। वहीं उनके स्वागत सुरक्षा को लेकर सभी इंतजामों को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें अयोध्या को सील करते हुए चप्पे चप्पे पर प्रशासन की निगरानी है। इसके साथ ही राष्ट्रपति की सुरक्षा में ड्रोन कैमरे के साथ पैरामिलिट्री कमांडो ATS के दस्ते ने पूरा मोर्चा संभाल रखा। राष्ट्रपति ने अयोध्या पहुंचकर दीप जलाकर रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस बीच ही मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को उपहार भी भेंट किया और राज्यपाल ने राष्ट्रपति की धर्मपत्नी को साड़ी भेंट की। राष्ट्रपति के अयोध्या पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। वहीं राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर अयोध्या को पूरी तरह से सील कर दिया गया और साथ ही सभी एंट्री पॉइंट पर बैरियर लगा दिए गए, जिसमें स्थानीय लोगों को भी प्रवेश नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, कई विपक्ष के नेताओं को नजरबंद भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश की जनता को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम के 80वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए कहा, 41 साल बाद हॉकी में जान आई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अब खेल भी और खिले भी जैसा नया नारा भी दिया। आगे प्रधानमंत्री ने जन्माष्टमी और विश्वकर्मा पूजा जैसे पर्व के महत्व को समझाया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को कोरोना और वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक किया, जिसे लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, देश में 62 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी रखनी है और सतर्कता बरतनी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में उम्दा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान देने और पैरालंपिक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कहा, हमें हुनर को सम्मान देना होगा, हुनरमंद होने के लिए मेहनत करनी होगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विश्वकर्मा जयंती और जन्माष्टमी की भी बधाइयां दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में अपने संबोधन के दौरान अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के विषय पर बात करते हुए कहा, वर्तमान हालातों ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम अपनी रणनीति में बदलाव करें। अब भारत अफगानिस्तान पर दोबारा से सोच रहा है और नई रणनीति तैयार कर रहा है। साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो हम उनकी धरती पर जाकर सैन्य अभियान चलाएंगे और आतंक को खत्म करेंगे। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा, ऐसी चुनौतियों से लड़ने के लिए रक्षा मंत्रालय इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने पर तेजी से विचार कर रहा है, क्योंकि युद्ध के समय सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप अपनी कितनी जल्दी निर्णय ले रहे हैं। इसलिए बैटल ग्रुप जल्द निर्णय तो लेगा ही, साथ ही लड़ाकों की यूनिट भी तैयार करेगा और हमारे दुश्मनों का खात्मा करने में सक्षम होगा। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा, प्रयास है कि भारत के युवा सैनिकों जैसी शक्ति और अनुशासन सीखें, ताकि हमें रास्ते खोजने होंगे जिससे सेना के प्रति युवाओं के रुझान को बढ़ाया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गुजरात के अंकलेश्वर में भारत बायोटेक के नए संयंत्र से कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का पहला वाणिज्यिक बैच जारी किया है, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूत करने के लिए टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण है, जिस वजह से ही भारत बायोटेक के संयंत्र से पहले वाणिज्यिक बैच की मदद से वैक्सीन की आपूर्ति में वृद्धि होगी और सभी तक वैक्सीन पहुंचने में मदद मिलेगी। बता दें कि सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में भारत बायोटेक के अंकलेश्वर स्थित विनिर्माण संयंत्र को कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को उत्पादित करने की मंजूरी दी थी, जिसके अनुसार कोवैक्सीन की करीब 20 करोड़ अतिरिक्त खुराक का उत्पादन किया जाएगा, जिससे टीकाकरण में मदद मिलेगी और इसकी रफ्तार में तेजी आएगी। इसके साथ ही भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए देश भर में उत्पादन केंद्र स्थापित करने का भी फैसला लिया है।
भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने के कारण विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने इसकी आलोचना की, जिसमें राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, देश के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिल से कैसे निकाला जा सकेगा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर नेहरू के जीवन से जुड़ी कई तस्वीरें साझा करते हुए इस बात की आलोचना की और कहा, उन्हें दिल से कैसे निकालोगे। इसके साथ ही वरिष्ठ नेता और लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने भी ICHR की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ का एक स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, भगत सिंह और विनायक दामोदर सावरकर जैसे प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदर्शित किया गया था, लेकिन इसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर गायब थी, जिसके लिए शशि थरूर ने लिखा, भारतीय स्वतंत्रता की प्रमुख आवाजों में से एक जवाहरलाल नेहरू को छोड़कर आजादी का जश्न मनाना न केवल नीचता है बल्कि इतिहास के विरुद्ध है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध जताते हुए कहा, देश में सरकारी तालिबान का कब्जा हो चुका है। सरकारी तालिबान के कमांडर मौजूद हैं, इनकी पहचान करनी होगी। जिन्होंने सर फोड़ने का आदेश दिया वही कमांडर हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में पंचायती निकाय चुनावों की तैयारियों पर मंथन करने के लिए करनाल में प्रस्तावित भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक का विरोध करने पर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों पर लाठियां बरसाई, बल्कि जवाब में किसानों ने भी पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसमें करीब 20 किसान घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले पर राकेश टिकैत ने जोरदार हमला बोला और कहा, देश में सरकारी तालिबान का कब्जा हो चुका है। कंधार में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना की तालिबानी आतंकियों से हुई मुलाकात के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में आतंकी हमले की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी किया है, जिसमें सीमा पार आतंकियों की हलचल बढ़ने को लेकर कुछ अहम इनपुट भी मिले हैं। हाल ही में हुई इस मुलाकात में तालिबानी आतंकियों का एक बड़ा समूह शामिल था, जिसने भारत में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने के लिए तालिबान से समर्थन भी मांगा है। साथ ही पाकिस्तान के राजनीतिक हालात पर भी बैठक में चर्चा हुई। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कई देश यहां से अपने नागरिकों को निकालने में जुटे हैं। वहीं अफगान नागरिक भी दूसरे देशों से शरण मांग रहे हैं। इस बीच 24 अगस्त को खुफिया इनपुट से सामने आया है कि पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ कर श्रीनगर में ग्रेनेड हमला करने की कोशिश में है, जिसे देखते हुए सभी एजेंसियों को आपस में समन्वय करने और अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। केरल में तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना रफ्तार पकड़ता जा रहा है, जिसमें 5 दिनों के अंदर ही राज्य में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अगर बात पिछले 4 दिनों की करें तो प्रतिदिन 30,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 46,738 नए मामले सामने आए। देश में कुल संक्रमण के मामलों का करीब 70% केरल से आ रहा है। राज्य में संक्रमण दर बढ़कर 19.22% हो गई है, जो कि एक दिन पहले 18.67% थी। केरल में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, जिस कारण ही राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि समीक्षा बैठक में नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है, जिसमें रात से 10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक राज्य में बंदी रहेगी। इसके साथ ही रविवार के दिन भी राज्य में लॉकडाउन रहेगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राहत भरी खबर सामने आई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 45,083 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 460 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हुई है। वहीं 35,840 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस गए हैं। इसके साथ ही देश में इस समय
एक्टिव केसेस की संख्या 36,08,558 है। वहीं 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने के साथ ही देश में संक्रमण के आंकड़े 3 करोड़ को पार कर गए हैं। इसके साथ ही देश की रिकवरी दर इस वक्त 97.53% है और साथ ही देश में टेस्टिंग का काम भी तेजी से चल रहा है, जिसमें बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 17,55,327 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें अब तक कुल 51,86,82,320 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश के कई राज्यों में बारिश सामान्य से ज्यादा हुई है। वहीं भारी बारिश के कारण उत्तर और पूर्वी भारत के कई इलाकों में बारिश से बुरा हाल है। इन इलाकों की नदियां अपने उफान में हैं, जिस कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और लोगों को ऊंची जगहों और सड़कों पर शरण लेना पड़ रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है, जिसमें अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली, बिहार, बंगाल समेत कई जगहों पर झमाझम बारिश हो सकती है और साथ ही यूपी, उत्तराखंड, असम, सिक्किम समेत दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु में भी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने बारिश 31 अगस्त तक जारी रहने का अनुमान जताया है, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। तो वहीं कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना भी बनी हुई है, जिसमें मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।